नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर तनु बत्रा और मैं बतौर आईवीएफ स्पेशलिस्ट इंदिरा आईवीएफ जयपुर में कार्यरत हूं। मुझे पता है कि लॉकडाउन का पालन आप बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं और ये फ़ख्र की बात है कि आप इस वैश्विक महामारी के लिए बड़ी तपस्या और सजगता के साथ लगे हुए हैं। आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने सही टाइम पे राइट डिसीजन लेकर लॉकडाउन किया, जिससे कि आज स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है और आंकड़े संभले हुए हैं। नो डाउट कोरोना जैसी बहुत ही खतरनाक बीमारी ने पूरे विश्व में त्राही मचा दी है। पूरे विश्व की गतिविधियां रुक गई हैं, लाखों लोग संक्रमित हो गए हैं और कई दुखद मृत्यु हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे देश में कम्युनिटी स्प्रेड अभी भी कंट्रोल में है। साथ ही साथ ये भी बहुत अच्छी बात है कि कुछ पेशेंट्स जिनको कोरोना हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसमें से कई पेशेंट्स रिकवर भी हुए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानी नहीं बरतें, क्योंकि जहाँ सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। हमें हमारे सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखना है, हमें हमारे बच्चों का ध्यान रखना है और प्रेग्नेंट पेशेंट्स का भी ध्यान रखना है। तो वो प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो कि अभी इस महामारी को फेस कर रहे हैं, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इस बारे में मैं आज आपको कुछ बताऊंगी। तो देखिए, जो भी प्रिकॉशंस प्रेगनेंसी में लेने हैं वो सेम प्रिकॉशंस हैं जो कि नॉर्मल लोगों को लेने होते हैं। जैसे कि घर से बाहर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अगर किसी कारणवश घर से बाहर जाना पड़ता है तो मास्क का उपयोग करें, और अगर बाहर जाते हैं कभी किसी चीज़ को टच करना पड़ता है तो ये समझ लें कि सारी चीज़ें संक्रमित हैं। तो टच करने के बाद वो अपने हाथों को सैनिटाइज करें। सैनिटाइज़र के लिए वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो वो साबुन के साथ हाथ धोएं, लेकिन कम से कम 20 सेकंड तक साबुन के साथ हाथों को अच्छी तरह से धोएं। मास्क का उपयोग करिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो लेडीज़ या वो महिलाएं जो कामकाजी हैं, जो वर्किंग फीमेल्स हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करें तो बहुत बढ़िया है। और जो आपकी हॉस्पिटल विजिट्स है, अगर आपको रूटीन चेकअप्स के लिए जाना है तो उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। आप अपने डॉक्टर से टेली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। कुछ सोनोग्राफीज, कुछ जांचें प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि फर्स्ट सोनोग्राफी जो कि प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए होती है, जो कि 6 से 7 हफ्ते में करते हैं, एक वो ज़रूरी सोनोग्राफी है। दूसरी सोनोग्राफी हम 11 से 12 हफ्ते के बीच में करते हैं, जिसे कि एंटी स्कैन कहते हैं। और तीसरी सोनोग्राफी हम 19 से 20 हफ्ते के बीच में करते हैं, जिससे कि हमें कोई भी कंजेनाइटल एनॉमली तो नहीं है उसके बारे में पता चलता है। एक आखिरी सोनोग्राफी हम 32 वीक्स पे कर सकते हैं। तो ये सारी सोनोग्राफीज के लिए आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा, और अगर आपके डॉक्टर बीच में कभी बुलाते हैं तो आप उनसे जाकर मिलें। लेकिन इस बीच में अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएं। अब अगर किसी भी कारणवश आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो कुछ छोटे टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप जाएं तो आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर जाएं, ज्वेलरी ना पहने, वॉचेस ना पहने, शूज़ पहन के जाएं, मास्क पहन के जाएं। लिफ्ट के बटन्स को अगर यूज़ करते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें, स्विच बोर्ड्स को ना छुएं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप डिजिटल मनी का प्रयोग करें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो अगर आप लेंगे तो इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। अब ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई छोटे सिम्टम्स होते हैं, कोई छोटी मोटी तकलीफ होती है, तो आप डॉक्टर से टेलीफोन द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ध्यान रखें कि बच्चे का मूवमेंट तो सही हो रहा है। अगर आपको कभी कोई ब्लीडिंग होती है, या पानी छूटता है, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या आपकी शुगर बढ़ती है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को सूचित करें, और अगर आप बुलाएं तो आप उनसे जाकर मिलकर आइए। लेकिन इन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप स्ट्रेस फ्री रहिए, हेल्दी डाइट का सेवन करिए, एम्पल अमाउंट ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल लीजिए, पानी खूब लें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जो भी आपके विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, उसको लीजिए, फॉलिक एसिड लीजिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनाइए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और योगा कर सकते हैं।
और इस दौरान अगर आपको लगता है कि कुछ आपको लक्षण या कुछ सिम्टम्स कोरोना के जैसे होते हैं तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कुछ भी बात छुपाएं नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना जब होता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो देखिए, कोरोना का जो प्रेजेंटेशन है ये अलग अलग तरीके से देखा गया है। हो सकता है किसी पेशेंट को अगर कोरोना हो तो वो एसिम्टोमेटिक, यानी कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण हमें नहीं दिखे। दूसरा हो सकता है कि किसी पेशेंट को कोरोना हो और वो कैरियर स्टेट में ही रह जाए, मतलब जिससे संक्रमण हो सकता है लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं दिखे। या किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना हो और माइल्ड सिम्टम्स ही रहें, हल्की फुल्की कुछ जुकाम खांसी होकर वो सही हो जाए। या चौथी चीज़, हो सकता है किसी को कोरोना हो और बहुत ही सिवियर सिम्टम्स हो। अब जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें देखा गया है कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी चीज़ें दिखती हैं। इसके अलावा कई लोगों में देखा गया है कि सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल भी चला जाता है, यानी सूंघने और स्वाद की शक्ति भी कम हो जाती है। कई लोगों को डायरिया भी होते हुए दिखा है, या कईयों को सांस में लेने में बहुत तकलीफ होती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, आपके फैमिली मेम्बर्स को अगर किसी को कोरोना हुआ है, या फिर अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आप 1 मार्च के बाद आप कहीं देश विदेश का कोई ट्रैवल हुआ है, या अगर आप किसी हॉटस्पॉट एरिया में रहते हैं, तो ये सारी बातें आपको अपने डॉक्टर को बतानी है। अब हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी में किसी को इन्फेक्शन कोरोना हो जाता है तो आगे हमें क्या सावधानियां करनी है। तो देखिए, डेटा हमारे पास कम है, लेकिन जो भी डेटा हमारे पास आया है उससे ये पता चला है कि अगर इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बढ़ता नहीं है। जो भी सिम्टम्स, जो भी स्पेक्ट्रा हमें नॉर्मल लोगों में देखने को मिला है वो ही प्रेगनेंसी में देखने को मिला है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन गर्भाशय में बच्चे को नहीं संक्रमित होता, यानी कोई ट्रांसप्लासेंटल स्प्रेड नहीं है। तो इसीलिए आप अपने मन में किसी भी तरह का भय नहीं रखें। अब अगर किसी महिला को इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के डर के कारण हमें डिलीवरी जल्दी नहीं करानी है। जब भी अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो, अगर कोई माइल्ड इन्फेक्शन हो, तो आप घर में ही अपने आप को आइसोलेट करें। हल्का कोई सर्दी खांसी हो तो आप दवाई लें। अगर आपको लगता है कि ये 2-3 दिन में सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को सूचित करें। ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद कई लोगों में कुछ प्री टर्म बर्थ्स के भी इंसिडेंट्स बढ़े हैं, यानी बच्चा कच्चा हो जाना, बच्चा जल्दी हो जाना। अगर आपको लेबर पेन्स होते हैं और आप डिसाइड करते हैं हॉस्पिटल में जाना, तो जाने से पहले आप अपने डॉक्टर को सूचित करें, जिससे कि वो आपके लिए पूरा अरेंजमेंट कर सकें आपको आइसोलेट करने का, और आपको बिल्कुल सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके वहाँ पर। और ये बात भी मैं कहना चाहूँगी कि मोड ऑफ डिलीवरी, मतलब जो भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, वो कोरोना इन्फेक्शन पे नहीं डिपेंड करती। किसी भी तरीके से जो डॉक्टर को बेस्ट लगता है वो उस तरीके से आपकी डिलीवरी करवा सकते हैं। डिलीवरी होने के बाद माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस। ऐसा करने से बच्चे को संक्रमित होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो ये जानकारी तो थी प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए। इस कोरोना महामारी के तहत अभी कई जगह इनफर्टिलिटी का इलाज नहीं हो रहा है, यानी जो ART टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि IVF, IUI, वो टेक्निक्स अभी नहीं हो रही हैं। लेकिन जो भी निसंतान दंपति हैं वो अपने डॉक्टर से टेली कम्युनिकेशन के द्वारा बात कर सकते हैं। आप लोग अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और डॉक्टर इस दौरान आपको कोई ट्रीटमेंट बताता है आपकी डेफिशिएंसी को पूर्ति करने के लिए, तो वो दवाई भी आप चालू कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की कैद अच्छी है कल की आज़ादी के लिए। थोड़ा सब्र रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा।